हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले 2 दिनों से एक नया सेशन शुरू किया है जिसमें हम लोग टारगेट तो भले ही कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 को, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसमें जो हम लोग का कंटेंट है और जो भी जीके, जीएस, जीए या मिसलेनियस क्वेश्चन को हम लोग ला रहे हैं आप लोगों के लिए, तो इन क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो केवल यही नहीं बल्कि बिहार दरोगा और बीपीएससी शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होने वाला है उनका भी जो सिलेबस है जीके जीएस का वो आपका यही होना है। तो अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो आपका इसके साथ साथ बिहार दरोगा और बीपीएससी भी बिल्कुल निकल जाएगा। तो हम लोगों का कहना है क्या कि अगर बस इतना डेली पढ़ लो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ, आपको अगर जो भी कंटेंट मिल रहा है आप इसको अच्छे से पढ़िए क्योंकि इसमें 30 क्वेश्चन हम लोग डेली लाते हैं और केवल आप लोग देखोगे कि इस 30 क्वेश्चन में ही अगर अच्छे से पढ़ोगे तो 150 से 200 क्वेश्चन एराइज हो जाता है। तो अगर डेली वे में आप इसको भी अच्छे से पढ़ोगे तो आपका बीपीएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस तीनों एग्जामिनेशन आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस सेशन की शुरुआत करने के लिए हम लोग सालों मिस को बुलाते हैं। मिस, आप यहाँ आए और इस सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेशन नंबर 3। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिएगा क्या बोल रहा है, पटना क्रांतिकारी के नेता थे। देखो पटना क्रांतिकारी में नेता तो बहुत सारे थे लेकिन यहाँ पे कुछ खास नाम क्या हो जाएगा, तो मनीन्द्र नारायण राय। ठीक है, कौन, तो मनीन्द्र नारायण राय। और ये कब थे, तो देखो आधुनिक आंदोलन जो हुआ था आपका आधुनिक भारत में, उसमें हम लोग बहुत सारे आंदोलन देखे थे, हर एक राज्य में हर एक प्रांत में आंदोलन हुआ था। और उसमें यहाँ पे आप ऑप्शन थ्रू देखोगे ना तो यहाँ पे आपका मनीन्द्र नारायण राय जो भी है इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ऐसे बहुत सारा नाम, जैसे देखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, वो कहाँ से थे, तो वो भी हमारे बिहार से ही थे। चंपारण सत्याग्रह में ये महात्मा गांधी का बहुत मदद किए थे। और देखिएगा जैसे राजकुमार शुक्ल, ठीक है, राजकुमार शुक्ल अपने आप में बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम, चंपारण सत्याग्रह से ये भी जुड़े हुए थे। और देखना श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे, वो भी आपके बिहार के आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो 2-4 नाम आपको यहाँ पे एक नाम दिया है, इनमें से कुछ भी एक नाम दे सकता था और आपसे पूछ सकता था। अब देखो बात आया पटना का, तो बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना। ठीक है, और अगर यहाँ के सीएम के बारे में देखते हैं तो नीतीश कुमार, जो अपने आप में रिकॉर्ड बनाए हुए हैं सबसे ज़्यादा बार शपथ लेने का, ठीक है, 8वीं बार ये शपथ लिए हैं इस बार। और अगर गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। क्या होगा, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और देखना यहाँ के बारे में अगर पटना का बात आता है तो पटना का गोलघर इंपॉर्टेंट है आधुनिक भारत के इतिहास से। जैसे देखना गोलघर भले ही आज टूरिज्म प्लेस बना हुआ है लेकिन ये बनवाया क्यों गया था, तो ये आपका अनाज के संग्रहण के लिए बनवाया गया था। किस लिए, तो अनाज के संग्रहण के लिए। और ऐसा क्यों हुआ था, तो 1770 के लगभग में, ठीक है, इसी ईस्वी के लगभग में बिहार में बहुत भयानक अकाल पड़ा था। तो इसलिए क्या किया गया आगे जाकर के 1786 में किसके द्वारा, तो जॉन गारस्टीन, ठीक है, जॉन गारस्टीन द्वारा, जो अंग्रेज अधिकारी था, इसके द्वारा गोलघर बनवाया गया। और क्यों, तो सिर्फ और सिर्फ अनाज के भंडारण के लिए। इस चीज़ को याद रखिएगा कि 1770 में बिहार में बहुत भयानक अकाल पड़ा था और 1786 में गोलघर का स्थापना किया गया। किसके द्वारा, तो जॉन गारस्टीन के द्वारा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई। तो अब देखना मुजफ्फरपुर किस राज्य से बिलोंग करता है, तो हमारे बिहार से। और देखना बहुत इंपॉर्टेंट, देखो अब यहाँ पे क्या होगा ना कि जिसको आधा अधूरा पता होगा गलती बनाएगा। जैसे मुजफ्फरपुर बम कांड से आपका प्रफुल्ल चाकी भी जुड़े हुए थे और खुदीराम बोस भी जुड़े हुए थे। हुआ क्या था यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों जुड़े हुए थे। इनमें से क्या हुआ था कि इनको फांसी दिया गया था। और ये क्या किए थे, प्रफुल्ल चाकी अंग्रेजों के हाथों से नहीं मरना चाहते थे और बहुत कम उम्र के भी थे, तो डर से भी कह सकते हो कि ये क्या किए, सुसाइड कर लिए। अब देखो, अब देखते हैं पूरा इंसिडेंट क्या था। तो मुजफ्फरपुर का जो आपका मजिस्ट्रेट था, नाम क्या था उसका, पहले तो ये देखिएगा हुआ कब था ये, तो 30 अप्रैल 1908। ठीक है, ये घटना कब हुआ था, ये घटना हुआ था आपका 30 अप्रैल 1960 को। और क्या हुआ था, तो मुजफ्फरपुर मजिस्ट्रेट, ठीक है, मुजफ्फरपुर का कौन था, तो मजिस्ट्रेट। देखो मजिस्ट्रेट क्या होता है, तो अपने आप में एक जज टाइप का ही होता है। मुजफ्फरपुर का मजिस्ट्रेट होता, उस पर क्या किया गया था, तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस द्वारा बम फेंक दिया गया था। और कब फेंका गया था, 30 अप्रैल 1908 को। लेकिन उसमें क्या हुआ कि बम उस पर नहीं गिरा, उसकी पत्नी और उसकी बेटी के गाड़ी पे गिर गया था। और इस वजह से क्या हुआ,
ठीक है। इस वजह से क्या हुआ कि इस जज का तो मृत्यु नहीं हुआ, लेकिन उसके फैमिली का मृत्यु होगा। और हुआ क्या कि पकड़े गए। कौन पकड़े गए? तो प्रफुल्ल चाकी भी पकड़े गए, खुदीराम बोस भी पकड़े गए। और उसमें क्या हुआ कि प्रफुल्ल चाकी तो सुसाइड कर लिया, लेकिन खुदीराम बोस को कब? तो देखना 13 जुलाई को, ठीक है, 13 जुलाई 1908 को इनको मतलब फैसला आ गया कि इनको फांसी दिया जाएगा। और 11 अगस्त, ठीक है, 11 अगस्त 1908 को फाइनली, देखो कितना जल्दी मतलब फैसला सुना दिया गया। 30 अप्रैल 1908 और 11 अगस्त 1908 को क्या हुआ? इनको फांसी दे दिया गया था, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र पर फांसी चढ़ने वाला लड़का कौन था? तो खुदीराम बोस था। और सबसे पहले आधुनिक भारत में फांसी किसको दिया गया था? तो कल ही हम लोग देखे थे, किसको? मंगल पांडे को, ठीक है, मंगल पांडे को। और इनको 1857 में ही कब फांसी दे दिया गया था? अप्रैल में। और यहाँ पे खुदीराम बोस को कब दिया गया? 11 अगस्त 1908 को। और सबसे कम उम्र का इंसान जिसको आधुनिक भारत में क्या मिला था? अंग्रेज की तरफ से फांसी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आना, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन पद की शपथ ग्रहण करवाता है? ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जो कि लोकसभा का सबसे बड़ा मेंबर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो, सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास। अभी कौन है? तो अभी है ओम बिरला, ठीक है, कौन है? ओम बिरला। और ये कहाँ से सांसद है? तो कोटा, ठीक है, कोटा राजस्थान से ये क्या है? सांसद है। और आपके लोकसभा अध्यक्ष हैं जिसको क्या कहा जाता है? तो स्पीकर भी कहा जाता है, ठीक है, स्पीकर। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन शपथ दिलाता है? सबसे पहले देखना राष्ट्रपति को कौन सा शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज, वो शपथ दिलाता है। वहीं बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मतलब CJI, इनको शपथ कौन दिलाता है? तो इनको दिलाते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। और अभी कौन है? तो अभी है आपके DY चंद्रचूड़। राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। वहीं पे देखना लोकसभा अध्यक्ष है ना, इनको शपथ कौन दिलाता है? तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर D, शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती। इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो क्या होता है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है, जितने भी मेंबर चुन के आते हैं, तो उसी समय उनका एज ए लोकसभा मेंबर ही वो मतलब शपथ हो जाता है, ओथ ले लिया जाता है। पर्टिकुलर लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण नहीं होता है। अब देखो मान लो कि ये लोकसभा है, ठीक है, और आपका चुनाव हुआ और बहुत सारे मेंबर आ गए, तो इन सब लोगों को क्या होता है कि आप लोकसभा के मेंबर हो, आप इसका शपथ ले लो। अब इनको लोकसभा मेंबर होने का शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाता है प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर को भी शपथ दिलाया जाता है, मतलब इसको नियुक्त किया जाता है कि आप जाओ और लोकसभा में जितने भी मेंबर आए सबको शपथ दिलाओ। इसको कौन नियुक्त करता है? तो इनको नियुक्त करता है राष्ट्रपति, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो इनको नियुक्त करता है राष्ट्रपति। और प्रोटेम स्पीकर मतलब क्या होता है? मतलब कोई सीनियर मेंबर रहा हो, ठीक है, जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस रहा हो, जो सीनियर मेंबर रहा हो, उनको भेज दिया जाता है कि आप जाओ और लोकसभा में सारे लोगों को शपथ दिलाओ। और जो आपका लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक है, यहीं पे कहीं लोकसभा अध्यक्ष भी रहेगा, तो इन लोग अपने में से क्या करेंगे कि एक आदमी को चुन लेंगे। एक आदमी का चुनाव होगा जो क्या बनेगा आगे जा कर के लोकसभा स्पीकर। अब देखो थोड़ा देख लो कि लोकसभा में अगर आपसे पूछता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पावरफुल इंसान कौन है, तो वो होता है आपका लोकसभा स्पीकर। इनका कार्यकाल कितना होता है? तो कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि लोकसभा कितने दिन बाद इसका चुनाव होता है? तो 5 साल बाद होता है। तो इनका कार्यकाल भी कितने साल का होगा? 5 साल का। लेकिन इसके पहले हो सकता है कि आपका मतलब त्यागपत्र दे दें, हट जाए किसी भी रीजन से, तो उस समय क्या होता है कि उपाध्यक्ष रहता है, ठीक है, उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। और देखना लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में अभी हम लोग देखे थे, संसद से अगर कनेक्ट करते हो तो लोकसभा स्पीकर के सीट के बगल में क्या लगाया गया है? सेंगोल, है ना, चोल काल का जो संबंधित था सेंगोल। और देखना क्या लोकसभा, जैसे देखो कोई भी बिल पास होने वाला तो सबको वोट देता है कि हाँ ये सही है। अगर ज़्यादा वोट आया तो वो बिल को एक्ट बना दिया जाता है, वोट नहीं आया तो नहीं बनाया जाता। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या लोकसभा का स्पीकर उस वोटिंग में भाग लेता है? तो देखना भाग लेगा तो कब लेगा? जब आपका संयुक्त अधिवेशन हो रहा हो, ठीक है। और उस समय क्या होना कि दोनों तरफ से बिल एकदम बराबर हो जाए, मतलब 50 बोले कि सही है होना चाहिए और 50 बोले कि नहीं होना चाहिए, तब ये क्या करेगा? अपना निर्णायक मत देगा। तो या तो अगर इसकी तरफ दे दिया तो बात इसका मान लिया जाएगा, या फिर वोट अगर इसकी तरफ दे दिया तो बात इसका मान लिया जाएगा। मतलब लोकसभा अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ क्या देता है? तो निर्णायक मत, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि हमेशा ये वोट नहीं देता है, जब टाई हो जाता है ना तब ये निर्णायक मत देता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और याद रखिएगा कि संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन मतलब किसका? संयुक्त मतलब क्या हो रहा है? मिला हुआ। तो संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, 2-3 क्वेश्चन। तो संयुक्त अधिवेशन में कौन कौन बैठेगा साथ में? लोकसभा और आपका राज्यसभा, ठीक है।
संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, सबसे पहला क्वेश्चन यही से पूछेगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो वो बुलाता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, ये राइट आपका राष्ट्रपति के पास है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करेगा, तो वो करेगा आपका स्पीकर, और स्पीकर मीन्स लोकसभा स्पीकर। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 108। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एशिया का वह मरुस्थल जहां विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि मरुस्थल में बहुत कम जनसंख्या होता है, लेकिन एशिया में एक ऐसा मरुस्थल है जहां जनसंख्या बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप इसका घनत्व याद रखो, जैसे 83, ठीक है, या इस मरुस्थल का घनत्व कितना है, 83। अब घनत्व क्या होता है हम लोग देखते हैं आगे, पहले देखना तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका थार। ठीक है, थार रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा क्या है, तो जनसंख्या घनत्व। अब अगर आपसे पूछता है कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो देखना क्या होता है, इसका मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं, मतलब कि जनसंख्या घनत्व यहाँ पे ये शो कर रहा है कि 1 किलोमीटर एरिया में कितना लोग रहता है, तो 83। ठीक है, और ये जो आपका रेगिस्तान है, मरुस्थल, ये कहाँ का है, थार। ये हमारे भारत और पाकिस्तान में, कुछ पाकिस्तान का भी कुछ एरिया में चला जाता है, और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये आपका राजस्थान में। ठीक है, थार रेगिस्तान जो है कहाँ है, तो ये है आपका राजस्थान, और राजस्थान हमारे सबसे बड़ा क्या है, राज्य है। ठीक है, और देखना जैसे यहाँ पे अगर बात करते हैं गोबी, ठीक है, तो गोबी क्या है, ये भी आपका मरुस्थल है, और है कहाँ का, तो देखना ये भी एशिया का ही है, चीन और मंगोलिया की सीमा पे है। ठीक है, कौन सा रेगिस्तान, तो गोबी रेगिस्तान। वहीं बात करते हैं अगर पूरे विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका सहारा। ठीक है, और ये है कहाँ, तो ये अफ्रीका में है, और अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री में फैला हुआ है। वही बात करते हैं कालाहारी रेगिस्तान, ये कहाँ है, तो ये भी आपका अफ्रीका में ही है। और देखिएगा हम लोग पहले दिन ही देखे थे दस्त ए लूट रेगिस्तान, ये कहाँ है, तो ये है आपका ईरान में। ठीक है, और ईरान के में हमारा एक पोर्ट है जिसका नाम क्या है, उसका नाम है बंदरगाह, क्या नाम है, चाबाहार बंदरगाह तो कहेंगे ही ना, नाम क्या है उसका, चाबाहार बंदरगाह। और किसको काउंटर करने के लिए बनाया गया, चाइना और पाकिस्तान को। ठीक है, क्या नाम है इसका, चाबाहार बंदरगाह। ये काउंटर करने के लिए मेनली बनाया गया पाकिस्तान और चीन को नज़र में रख के, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है ना कि पाकिस्तान में चाइना क्या किया, अपना एक बंदरगाह बनाया, और उसका नाम क्या है, ग्वादर बंदरगाह। ठीक है, ग्वादर बंदरगाह, कन्फ्यूजन हो जाता है अगर दोनों का नाम आ जाए तो। चाबाहार कहाँ है, ईरान में हमारा है, और ग्वादर कहाँ है, पाकिस्तान में, और ये किसका है, तो ये चाइना का है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ की। सबसे पहले तो आओ कि रैयतवाड़ी क्या होता है, तो देखो ये टैक्स कलेक्शन का एक प्रक्रिया था, बहुत सारा नाम आएगा। इससे पहले तो आपका रैयतवाड़ी आया, और देखना इजारेदारी आएगा, महलवाड़ी, ये सब क्या है, तो सारा आपका भूमि टैक्स कलेक्शन का एक प्रक्रिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हो जाएगा आपका, देखना इजारेदारी हो गया, महलवाड़ी हो गया, और एक हो जाता है आपका जमींदारी वाला था। ठीक है, मतलब उसमें जमींदार का ज़्यादा पावर दिया हुआ था। चलिए आगे बताते हैं इसको। यहाँ पे है आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था आपका मद्रास में। ठीक है, कहाँ हुआ था, मद्रास में, और कब हुआ था, तो 1792 ईस्वी के लगभग में। ठीक है, 1792 ईस्वी में मद्रास में हुआ था, लेकिन आगे जा कर के क्या हुआ था, 1820 के लगभग में, 1820 से 27 के बीच। ठीक है, 1820 से 27 के बीच बम्बई में भी जा कर के ये प्रक्रिया चालू कर लिया गया था। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा क्या पूछता है ना कि बताओ रैयतवाड़ी व्यवस्था को चालू कौन करवाया था, तो ये हो जाएगा आपका थॉमस मुनरो। क्या हो जाएगा, थॉमस मुनरो। ठीक है, यहाँ से पहले तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या था, तो टैक्स कलेक्शन का था, और वहीं पे सबसे पहले कहाँ चालू किया गया था, मद्रास में। कौन चालू किया था, तो थॉमस मुनरो। और कब किया था, 1792 में। आगे जाकर के कहीं और भी चालू हुआ था, तो हुआ था 1820 से 27 के बीच, और वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था आपका बम्बई में। आगे हम लोग देखते हैं, अगर बात करते हैं इजारेदारी, महलवाड़ी और आपका जमींदारी टाइप का, इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, इसमें क्या था कि पूरी तरह से जमींदार, ठीक है, जमींदार का नाम सुने होंगे, सबसे ज़्यादा पावर जमींदार को किस व्यवस्था में मिला हुआ था, तो ये मिला हुआ था अस्थाई बंदोबस्त में, अस्थाई बंदोबस्त। देखो, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अस्थाई बंदोबस्त। ये इससे टैक्स कहाँ लिया जाता था, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्र में। कहाँ, तो बंगाल, बिहार,
उड़ीसा, कर्नाटक, ठीक है। इस वाले क्षेत्र में कहाँ क्या लगा हुआ था, तो वहाँ लगा हुआ था अस्थाई बंदोबस्त। इसमें पूरी तरह से जमींदार को व्यवस्था दे दिया गया था और इसलिए इसको कभी कभी जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। और इसमें टैक्स कलेक्शन का प्रक्रिया क्या था कि जमींदार को कुछ जगह का मालिकाना हक दे दिया गया था और क्या बोला था अंग्रेज कि टैक्स कलेक्शन करने वहाँ पे हम नहीं जाएंगे, आप जाओगे और किसान से टैक्स कलेक्ट करके हमको ला के दोगे। मान लो कि आपको अगर 11 रुपया, मतलब आपको 11 रुपया ऐसे मान लेना है रेशियो में कि मान लो अगर आपको 11 रुपया वहाँ से टैक्स लेना ही लेना है तो उसमें से 10 रुपया आप किसको दोगे, तो अंग्रेज को दोगे, ठीक है। और बचा कितना, तो 1 रुपया, तो वो कितना वो कौन रखता था, वो रखता था आपका जमींदार, ठीक है। और इसमें क्या करता था जमींदार, अगर इतने मतलब इसमें पर्टिकुलर एक डेट रखा जाता था कि आप अगर इस डेट तक पैसा ला करके नहीं देते हो तो उस ज़मीन से मालिकाना हक आपका ले लिया जाएगा और किसी और इंसान को दे दिया जाएगा। तो इस वजह से ज़मींदार क्या करता था कि कैसे भी करके किसान से टैक्स ले ही लेता था, जो कि इसमें ज़मींदार को भी बहुत ज़्यादा नहीं बचता था। देखो 10 रुपया उसी को दे दिया, उसके पास कितना बचता था, ओनली 1 रुपी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आइएगा। अगर आपसे पूछता है कि अस्थायी बंदोबस्त लाया कौन था, तो 1793 में। और कौन लाया था, तो कार्नवालिस, ठीक है। देखो इससे बहुत क्वेश्चन निकल गया और सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कार्नवालिस द्वारा 1793 में लाया गया था, सबसे ज़्यादा एरिया में लगा हुआ था और इसमें आपका टैक्स कलेक्शन का प्रक्रिया ये था। वहीं बात करते हैं महलवाड़ी, तो देखना महल मतलब गांव होता था, ठीक है। और महलवाड़ी व्यवस्था कहाँ चालू था, तो ये था आपका पंजाब वाले एरिया में, ठीक है। और वहीं बात करते हैं इजारेदारी, तो ये कहाँ था, ये आपके बंगाल वाले एरिया में सबसे पहले लगा था, ठीक है। देखो बंगाल वाला स्थायी बंदोबस्त में भी आ जाएगा और यहाँ भी लगा हुआ था। और यहाँ पे कौन लगाया था, तो वारेन हेस्टिंग्स द्वारा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। और ये लगा था कब, तो याद रखिएगा 1772 के लगभग सबसे पहले यही लगा था। आगे आना, क्वेश्चन नंबर 6, सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित वैद्यशाला में एक थी। अब देखो सवाई जयसिंह द्वारा बहुत सारा वैद्यशाला बनाया गया था, क्यों, क्योंकि वो खगोल विज्ञान में काफ़ी विश्वास करते थे। बहुत जगह बनाया गया था, जैसे देखना दिल्ली में बनाया गया था, दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में और आपका वाराणसी में, ठीक है। ये वहाँ मतलब घंटा टाइप का बनाए हुए थे ताकि वो सब कुछ वहाँ पे ग्रह नक्षत्र के बारे में देख सकते थे। टोटल कहाँ कितना जगह बनाया गया था, 5 जगह। और उनमें से दिल्ली वाला ये क्या कहलाता है, जंतर मंतर, ठीक है। दिल्ली वाला ये क्या कहलाता है, जंतर मंतर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित वेधशाला में एक था। अब देखो कहाँ था, तो आगरा में था क्या, नहीं आगरा में नहीं था, इंदौर में भी नहीं था, जोधपुर में भी नहीं था कहाँ, तो उज्जैन में था। देखो उज्जैन यहाँ पर है, तो 5 नाम याद रखना। ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कहाँ था और कहाँ नहीं था। चलो आते हैं आगे, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट देखिएगा। टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। विटामिन क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी को बनने के लिए, बॉडी को सही रखने के लिए, बीमारी फ्री रखने के लिए क्या जरूरी है, तो विटामिन और प्रोटीन, ठीक है। और देखो विटामिन क्या होता है, तो विटामिन सबसे पहले तो 2 तरह का होता है। तो कैसा, पहला होता है जल में घुलनशील और दूसरा होता है आपका वसा में घुलनशील। वसा बोले तो फैट और जल बोले तो वाटर। अब देखो क्या होता है कि जल में घुलनशील बस 2 तरह का होता है, कौन कौन, तो बी और सी, ठीक है। बी और सी आपका जल में घुलनशील विटामिन है। वहीं बात करें और कौन सा, तो ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन जो होता है आपका वसा में घुलनशील है। अब इसका मतलब क्या बोल रहा है, मतलब अगर आप विटामिन बी लेते हो, विटामिन सी लेते हो, तो वो जाएगा सीधा आपके बॉडी में, जो भी आपका लिक्विड फॉर्म में उसमें मिल जाएगा। उसके बाद जब हमारे बॉडी से स्वेट निकलता है, इट मीन्स पसीना निकलता है, जब यूरिन एक्सक्रीशन होता है, तो क्या होता है कि जो जल में घुला हुआ है वो विटामिन भी हमारे बॉडी से निकल जाता है। इसलिए डॉक्टर बोलता है कि हम लोग को नींबू पानी पीना चाहिए। उससे क्या होता है कि विटामिन सी हमारे बॉडी को प्रॉपर मिलते रहेगा। और विटामिन बी भी लेना चाहिए। बी का तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स होता है और वो हमारे हेल्थ के लिए, शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखना है ये वसा वाला, वसा मतलब क्या होता है ना कि ये विटामिन अगर आप खाओगे तो जाकर के बॉडी में वो क्या होगा, जमा होते जाएगा और फिर बहुत सारा जमा हो जाएगा। इसलिए ये सब विटामिन का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, ये बॉडी से जल्दी निकलता नहीं है। कौन कौन सा, तो ए, डी, ई और के, ठीक है। अभी हाँ तो ये याद हो गया, इसको याद रखिएगा, ऐसे ही पूछ लेगा, कोई 3-4 नाम दे देगा, बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा जल में घुलनशील है, कौन सा आपका वसा में घुलनशील है। अब देखना यहाँ पे क्या बोल रहा है, टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ पे लगभग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ऑप्शन छांट लेंगे। सबसे पहले आना विटामिन ए, ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल। उसके बाद फिर देखना सबसे ज़्यादा, अगर आपसे पूछता है कि विटामिन का संख्या सबसे ज़्यादा किसका है, तो विटामिन बी, ठीक है। विटामिन बी का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। विटामिन B1 के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा, थायमिन,
विटामिन B2 देखना तो ये हो जाएगा आपका राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 देखना तो ये हो जाएगा आपका नियासिन। और ये सब है क्या, तो आपका ये विटामिन का रासायनिक नाम हुआ। विटामिन B4 नहीं होता है। फिर देखना B5 का क्या हो जाएगा, पेंटोथेनिक अम्ल या एसिड, ठीक है, पेंटोथेनिक अम्ल। और देखना विटामिन B6 तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका पायरिडॉक्सिन। वहीं देखना विटामिन B7 का तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोटीन, ठीक है, क्या हो जाएगा बायोटीन। विटामिन 8 नहीं होता है। विटामिन 9 को देखना ये हो जाएगा आपका फॉलिक अम्ल, ठीक है। वहीं देखना विटामिन 10 नहीं, उसके बाद विटामिन देखना विटामिन 12, ठीक है। विटामिन 11 देखिएगा एब्सिसिक एसिड या अम्ल कह सकते हो। वहीं पे देखना विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है और इसको बोलते भी क्या है, तो साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। ये विटामिन 12 का नाम हो गया। मतलब देखो कि सबसे ज़्यादा संख्या तो विटामिन B का ही होता है ना, कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया इसका। वहीं पे आना अब हम लोग और भी देखते हैं। विटामिन C देखना यहाँ पे, C को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड या अम्ल कह सकते हो। विटामिन D को देखना तो D को क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरोल, ठीक है। विटामिन E बचा, E को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं टोकोफेरोल, ठीक है, टोकोफेरोल। और वहीं बात करते हैं विटामिन K का, तो इसका क्या हो जाएगा, फिलोक्यूनोन। और देखो यहाँ से कितना सारा क्वेश्चन निकल गया। यहाँ पे आपका एक नाम पूछा हुआ है कि टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो क्या हो गया, आंसर हम लोग को मिल चुका है विटामिन E को, ठीक है। और ये सारा नाम याद रखना। अब देखो इतना सारा ऐसे याद नहीं रहेगा, कुछ आप सोच करके अपने मन से ट्रिक बनाओ और कुछ याद करो। जैसे देखो B7 तो 7 क्लास से हम लोग बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे याद रखना बायोटीन, ठीक है। 9 देखो 9 दिन नवरात्रा पे आदमी फल खा करके रखता है, तो उससे याद रखिएगा फॉलिक अम्ल। बाकी अब जैसे भी होगा 12 में देखना कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, तो इसको नाम ऐसे रख सकते हो साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, चार्ल्स मेटकॉफ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वन लाइनर फॉर्मेट में आप लोग याद रखोगे कि 1809, ठीक है। 1809 में किसके बीच, तो चार्ल्स मेटकॉफ और आपका रंजीत सिंह के बीच क्या हुआ था, तो अमृतसर का संधि हुआ था। आगे आना क्वेश्चन नंबर 9, सबसे भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से, पहले तो आओ कि अध्यादेश, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस। क्या है ये, तो सिंपल आप एक नॉर्मल वर्ड में याद रखना कि टेम्पोररी, ठीक है, टेम्पोररी कानून, ठीक है। इसको शॉर्ट में याद रखना टेम्पोररी कानून, ठीक है। मतलब क्या हुआ, तो हम लोग देखते हैं, पहले यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे। तो अध्यादेश इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेंस। और क्या होता है, तो देखना 213 राज्यपाल, पहले तो याद रखो कि ऑर्डिनेंस कौन कौन ला सकता है, तो राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति और आपका राज्यपाल, ठीक है। मतलब हमको इतना समझ में आया कि आपका केंद्र का कार्यकारी प्रमुख है और ये आपका राज्य का कार्यकारी प्रमुख है। राष्ट्रपति आपका लाता है, तो ये कितने अनुच्छेद से लाता है, 123 अनुच्छेद के हेल्प से ऑर्डिनेंस कौन लाता है, आपका राष्ट्रपति। वहीं राज्यपाल के बारे में बात करते हैं तो ये लाता है आपका 213, और यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 213। टेम्पोररी कानून मतलब क्या हो गया, ऑर्डिनेंस मतलब क्या हो गया, तो सिंपल, कोई भी बिल एक्ट कैसे बनता है, कोई भी बिल पारित किया गया तो पहले तो वो या तो लोकसभा से या फिर आपका राज्यसभा से पारित होगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर जाएगा आपका राष्ट्रपति के पास। मतलब अगर केंद्र में हमको बिल बनाना है, मतलब एक्ट बनाना है, तो पहले तो या तो लोकसभा, फिर राज्यसभा, और उसके बाद फिर हमको कहाँ जाना पड़ेगा, राष्ट्रपति के पास। जैसे ही राष्ट्रपति का साइन होगा, ये बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। और सेम चीज़ राज्य में क्या होगा कि या तो आप विधानसभा जाओ, ठीक है, और अगर उस राज्य में विधान परिषद भी है तो फिर अब विधान परिषद जाओ, और अगर विधान परिषद नहीं है, क्योंकि विधान परिषद हर राज्य में नहीं होता है, और अगर विधान परिषद नहीं तो सीधा राज्यपाल के पास आओ। जैसे ही राज्यपाल का साइन होगा वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट। तो देखो एक्ट बनाने के लिए इतना प्रोसेस करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना
कि देखो ऐसा नहीं है कि संसद में एनी टाइम सारे सांसद बैठे हुए रहेंगे। अगर वो बैठे रहेंगे तो उनके राज्य में काम कौन करेगा? तो सारे सांसद हर हमेशा नहीं बैठे होते हैं। कब बैठते हैं? तो 3 सत्र चलता है। कौन कौन सा? तो आप ऐसे गाड़ी के नाम से याद रख सकते हो, BMW, ठीक है, BMW मतलब क्या हुआ? बजट सत्र, मॉनसून सत्र और आपका विंटर सत्र। मतलब ये इन तीनों टाइम में ही सांसद लोग सारे आते हैं और उसी समय आपका संसद में सारा काम होता है। और सेम प्रोसेस कहाँ होता है? तो आपका राज्य में भी होता है। तो कोई भी बिल या फिर एक्ट इसी समय बनता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इमरजेंसी टाइम में मतलब एकदम एक्ट बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया और बनाना ही है, तो क्या होता है कि राज्यपाल अपने केंद्र सरकार या मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति या राज्यपाल क्या करता है? तो वो ऑर्डिनेंस पे साइन कर देता है। मतलब समझो कि जो एक्ट इतने कानून इतने प्रोसेस के बाद बनता, वो एकमात्र आपके राष्ट्रपति के साइन से बना लिया जाता है, ठीक है। लेकिन हमेशा इस तरह से नहीं होता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस। लेकिन एक बात बताओ, तो इसमें तो किसी का मतलब कोई तो बताया नहीं, कोई तो साइन किया नहीं है कि हाँ ये सही है कि नहीं। तो ये जो ऑर्डिनेंस है ये हमेशा के लिए लागू नहीं होता है। अगर आपका सत्र नहीं चल रहा है तो मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम ये कितने महीने तक लागू रहेगा? तो 6 महीने तक, ठीक है। उसके बाद सारे सांसद से पारित करवाना पड़ेगा। अगर पारित हुआ तो लाइफ टाइम के लिए एक्ट बन जाएगा, पारित नहीं हुआ तो 6 महीना बाद ऑटोमेटिक क्या होगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इसी बीच मान लो कि पारित हुआ और 2-4 दिन बाद क्या हुआ कि आपका संसद खुल गया और सारे सांसद आ गए, तब क्या होगा? तो आपका 6 सप्ताह के अंदर, मतलब कहीं पे आपको डेज दे देगा, कहीं पे आपको सप्ताह दे देगा। तो या तो 6 सप्ताह के अंदर या फिर 42 दिन के अंदर सारे सांसद से ये पारित करवाया जाएगा। अगर ये पारित हो जाता है तो बिल बनेगा, पारित नहीं होता है तो ख़त्म हो जाएगा। समझे इस चीज़ को? और अगर अभी करंट में ऐड करना चाहते हो तो कृषि कानून, ठीक है, कृषि कानून आपका ऑर्डिनेंस से ही आया था, बिल बनकर के नहीं आया था। लेकिन हम लोग शुरुआत में ही देखे थे कि ये टेम्प्रोरी कानून होता है, मतलब जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, एकदम एक्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तभी बनाया जाता है। ऐसे नॉर्मली वे में ये यूज नहीं होता है। चलिए, यहाँ से आपको ऑर्डिनेंस के बारे में जो भी मिलना था नॉलेज मिल चुका है। ऑर्डिनेंस आपका या तो राज्यपाल पारित करेगा या फिर आपका राष्ट्रपति, ठीक है। आना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? मिलाना है। अब क्या मिलाना है? तो इधर आपका आदमी का नाम दिया हुआ है, व्यक्ति का नाम, और इधर आपका क्या दिया हुआ है? आंदोलन का नाम। मिलाते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिएगा एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो होम रूल लीग से, ठीक है, होम रूल लीग। होम रूल को तोड़ोगे तो समझ में आएगा। होम मतलब क्या हो गया? घर, और रूल मतलब क्या हो गया? नियम कानून, मतलब अपने घर का नियम। तो देखो गृह शासन यहाँ पे दिखा रहा है, देखना यहाँ पे। तो एनी बेसेंट का क्या हो जाएगा? गृह शासन आंदोलन। देखो अब देखो यहाँ पे अगर एक ऑप्शन और देता तो कन्फ्यूजन हो जाता है। कैसे? होम रूल लीग या फिर होम रूल जो आंदोलन था ये 2 आदमी चलाया था। कौन? पहले आपके हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। ये कब चलाए थे? ये चलाए थे आपके अप्रैल में। और वहीं पे ये जो आपकी एनी बेसेंट है, ठीक है, एनी बेसेंट ये कब चलाई थी? तो ये चलाई थी आपका सितंबर में। लेकिन यहाँ पे नाम एक ही दिया है, एनी बेसेंट। तो होम रूल आंदोलन हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन से कनेक्ट करना तो देखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 का अध्यक्ष था, बिल्कुल भी नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह भले ही महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राजकुमार शुक्ल का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा था, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1916 में और ये हुआ था आपका 1917 में। आगे आइएगा, जवाहरलाल नेहरू। देखो पहले इसको देखो तब ज़्यादा समझ में आएगा। अंबिका चरण मजुमदार कौन थे ये? तो ये कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। और किस वाले में? 1916 में। कांग्रेस का 2 अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है इन लोग से, 1907 वाला और 1916 वाला। 1907 वाला कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सूरत में, ठीक है। कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। और इसमें क्या हुआ था ना कि नरम दल और गरम दल में डिस्प्यूट हो गया था और दोनों अलग हो गए थे, ठीक है। मान लो कि ये गरम दल है और ये आपका नरम दल है, दोनों के बीच क्या हो गया? लड़ाई झगड़ा हो गया, दोनों एक दूसरे से अलग हो गया, ठीक है। मतलब गरम दल वाला जो एग्रेसिव टाइप का था, लड़ता था झगड़ता था अपने हक के लिए, और नरम दल वाला उदारवादी टाइप का था, बात को अच्छे से बोलता था, समझाता था, यही था। और यहाँ पे देखना 1916 में फिर क्या हुआ था कि गरम दल और नरम दल दोनों के बीच क्या हो गया था? पैचअप हो गया था, मतलब दोस्ती हो गया था। और गरम दल नरम दल के साथ यहाँ पे आपका मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग भी आ गया था।
इस चीज़ को याद रखिएगा। 1907 का अधिवेशन, 1916 का अधिवेशन। 1916 के अधिवेशन में अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अंबिका चरण मजूमदार। वहीं पे देखिएगा जवाहरलाल नेहरू का, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था, इसका अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ से मिला लीजिएगा ऑप्शन कौन सा होगा, बाकी सब यहाँ पे मिला दिया गया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? चलिए देखिएगा यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त, दिखना यहाँ पे ईयर भी दे दिया। अस्थाई बंदोबस्त हम लोग देखे थे, ये टैक्स कलेक्शन वाला एरिया था ना, 10/11, 1/11 वाला। अस्थाई बंदोबस्त कब आया था? 1793 में। हड़प नीति, अब ये क्या था? तो अपने आप में ये पूरा चैप्टर है, 1848 से 1856 के बीच आया था। अब ये क्या था? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में एक आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, नाम सुने होंगे। इसमें क्या होता था कि जो भी राजा, जो भी महाराजा के पास अपना अगर पुत्र नहीं होता था, तो उसके बाद वो जो शासन था किसके पास चला जाता था? अंग्रेज के पास। ठीक है, यही आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। और देखो 56 तक दिखा रहा है, तो आपका एक रीजन ये भी रहा था, किसमें? तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में। आगे आना, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और वहीं पे हम लोग देखते हैं बंगाल विभाजन चर्चा किए थे हम लोग, लॉर्ड कर्जन का, इसमें जो कंपेयर है किससे किया गया था? औरंगजेब से। और कौन किए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और क्यों किए थे? क्योंकि ये भी अंग्रेज की तरह से क्या था, तो मतलब वही भारत को तोड़ फोड़ करवा दिया था, अलग अलग करवा दिया था। वहीं पर देखते हैं हम लोग सहायक संधि किसके द्वारा लाया गया था और क्या था इसमें? तो देखना अंग्रेजों का, ठीक है, अंग्रेजों को क्या किया गया था यहाँ पे, मतलब समझ लो कि एकदम बुद्धू बनाए गए थे यहाँ के राजा महाराजा को। अंग्रेज क्या करता था? अपना सेना, ठीक है, अपना सेना कोई भी क्षेत्रीय राज्य, जैसे कि देखो अंग्रेज भी जब था ना, तो वो पूरी तरह से खुद पे, पूरे भारत पे थोड़ी शासन कर रहा था। हर जगह एक अलग अलग छोटा मोटा राजा बैठा हुआ था, और उन लोग के हेल्प से, और उन लोग क्या करता था? अंग्रेज का चाटुकारिता करता था। तो जो छोटा मोटा राजा था उसको क्या बोलता था कि तुम मेरे सेना को रखो, खिलाओ पिलाओ, उस पर खर्च करो, उसको ट्रेनिंग दो, और जब तुम पे कोई अटैक करेगा तो तुम्हारा रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। और उसमें बताओ कोई अटैक ही कौन करता? जब अंग्रेज का ही यहाँ पूरी तरह से शासन चल रहा था, तो उस पर अटैक कौन करता? कोई भी नहीं। तो देखिएगा इसी तरह से क्या होता था? सहायक संधि। और सबसे पहले सहायक संधि पे साइन करने वाला कौन था? तो हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का निजाम। और ये आया था कब? तो ये आया था आपका 1798 में। ठीक है, 1798 में सहायक संधि। और सहायक संधि को भारत में फेमस कौन किया था? तो लॉर्ड वेलेज़ली, लॉर्ड वेलेज़ली। जबकि सहायक संधि को सबसे पहली बार लाया कौन था? तो फ्रांसीसी गवर्नर, और उसका नाम क्या था? डुप्ले। अब देखना आपको कहीं कोई भी नाम मिल जाएगा, डुप्ले अगर पूछे तो सबसे पहले सहायक संधि का सिद्धांत देने वाला शासक कौन था? तो ये था आपका डुप्ले। लेकिन इसका सर्वाधिक यूज करने वाला कौन था? तो ये हो जाएगा आपका कौन? वेलेज़ली। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे मेरा सारा डेट हो गया है। सबसे बाद में पूछ रहा है ना, तो सबसे बाद में ऑप्शन देख के भी बता सकते थे, क्या हो जाता? बंगाल विभाजन। ठीक है, 1905 में ये हुआ। बाकी इसका टेन्योर 1793 था, 1856 था, और ये 1798 था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? अब देखो यहाँ पे चौथा का पूछ रहा है, हम लोग यहाँ पे सारा देख लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले तो बौद्ध संगीति क्या था? तो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद क्या हुआ था? तो बौद्ध संगीति कराया गया। क्यों? ताकि बौद्ध धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे डेवलपमेंट किया जाए, क्योंकि गौतम बुद्ध अब रहे नहीं थे। तो देखो अगर आपसे पूछता है कि टोटल कितना संगीति हुआ था, तो 4 हुआ था। चारों के बारे में हम लोग देख लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, सब इसका टाइम देख लो। तो इसका टाइम था आपका 483 BC। BC मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। एक बार यहाँ पे कंपेयर कर देते हैं, जैसे अभी 2023 चल रहा है, तो मतलब आज से कितने साल पहले ये संगीति हुआ था? तो क्या करेंगे? 483 में ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, तो कितना हो गया देखो, मतलब लगभग 2500 साल पहले। पहला वाला 483 में हुआ था, दूसरा वाला 383 BC में हुआ था, थर्ड वाला 250 BC में हुआ, और पहला वाला प्रथम सदी में हुआ। ठीक है, प्रथम सदी मतलब क्या कि समझो आदमी ईसा मसीह के जन्म तक पहुंच चुका था। 483, 383, 250 और आपका पहली सदी। अब देखना यहाँ पे कि कहाँ हुआ था। तो पहला वाला हुआ था राजगिरी में। ठीक है, दूसरा वाला हुआ था आपका वैशाली में, तीसरा हुआ था आपका पाटलिपुत्र में, और चौथा वाला कहाँ हुआ था? तो कहीं कहीं आप कश्मीर पढ़ोगे, और कहीं कहीं पे कश्मीर का प्रॉपर एरिया का नाम दे देगा कुंडलवन। ठीक है, ये हम लोग देखें यहाँ पे। आगे देखना, अब ये तो जगह हो गया, ये टाइम, ये जगह। देखना यहाँ पे इस समय शासक कौन था? तो शासक पहले वाले में था अजातशत्रु, अजातशत्रु। दूसरे वाले में था आपका शिशुनाग, शिशुनाग नहीं होगा, कालाशोक।
ठीक है। दूसरे वाले में था आपका कालाशोक, तीसरे वाले में था आपका अशोक और चौथे वाले में था आपका कनिष्क, ठीक है। अगर इन चारों का आपका पूछ लेता है कौन से वंश से था, तो अजातशत्रु आपका हर्यक वंश से था, हर्यक वंश, ठीक है। कालाशोक आपका शिशुनाग वंश का था, शिशुनाग वंश। वहीं पे अशोक के बारे में बात करते हैं तो ये आपका मौर्य वंश का था, और आपका कनिष्क कौन सा वंश का था, तो ये था आपका कुषाण वंश का, कुषाण वंश का, ठीक है। अब ये हुआ, तो देखो इस सब चीज़ को अगर रिपीट करेंगे लंबा चले जाएगा, देखते जाइएगा आप लोग। ये टाइम हुआ, ठीक है, ये हुआ आपका टाइम, ये हुआ आपका जगह, ये हुआ आपका उस समय शासक या फिर राजा कह सकते हो, शासक कौन था, और ये हुआ उनका वंश, मतलब उस समय कौन सा वंश चल रहा था। इसमें भी अभी कुछ और बचा हुआ है, जैसे देखिएगा ये हुआ। अब देखना उस समय अध्यक्षता कौन किया था, मतलब जो भी सम्मेलन हो रहा था उसका अध्यक्षता कौन किया था, और उस समय चेंजेस क्या हुआ था, ठीक है, मतलब परिवर्तन क्या हुआ था इस अधिवेशन में। तो देखना सबसे पहले वाले में अध्यक्षता कौन किया था, तो महाकश्यप, ठीक है, कौन किया था, महाकश्यप। दूसरे वाले में कौन किया था, तो शबाकामी, शबाकामी। तीसरे वाले में तो ये हो जाएगा आपका मोगली पुत्र तीस, और चौथे वाले में हो जाएगा वसुमित्र। चौथे वाले में देखना एक आपका अध्यक्ष भी था और एक आपका उपाध्यक्ष भी था, और उपाध्यक्ष कौन था, तो अश्वघोष, ठीक है, कौन था, अश्वघोष। और एक चीज़ याद रखना अश्वघोष के बारे में कि ये पाटलिपुत्र के थे, हमारे बिहार के थे, इनको पकड़ करके, मतलब ये दार्शनिक थे, गुरु थे, टीचर थे, इनको पकड़ के कौन ले गया था, वो आपका कुषाण शासक कौन था, कनिष्क। अब देखना ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, चेंजेस मतलब क्या हुआ था, तो पहले वाले में आपका सूत पिटक, सूत पिटक, अगर बौद्ध धर्म पढ़े होंगे तो पता होगा, सूत पिटक तथा विनय पिटक का, विनय पिटक का क्या हुआ था, संकलन हुआ था। संकलन में और रचना में अंतर है, रचना मतलब बैठ करके लिख दो पूरा, संकलन मतलब जोड़ जोड़ के एक जगह करो, अलग अलग जगह अगर लिख के रखा हुआ है तो। दूसरे वाले में क्या हुआ ना कि अनुशासन को लेकर के डिस्प्यूट होने लगा, ठीक है, तो दो भाग में आपका बौद्ध धर्म बंटना, मतलब समझो कि तलाक का प्रोसेस इस समय से स्टार्ट हुआ था और लास्ट आते आते अलग हो गया था। इस समय से दो भाग में बंट गया था, कौन कौन, तो स्थविर और महासंघिक, महासंघिक, ठीक है। मतलब इस समय थोड़ा थोड़ा मतलब महासंघिक वाला क्या किया कि थोड़ा थोड़ा अंतर करना शुरू किया अपने समय के अकॉर्डिंग, लेकिन स्थविर वाला जो था वो गौतम बुद्ध जैसा कुछ बताए थे वैसा ही बात मानता था, लेकिन कुछ कुछ लोग जो था वो अंतर चाहता था। तीसरे वाले में क्या हुआ था, तो अभिधम पिट, ये सब क्या है, तो ये सब बुक है आपका, अभिधम पिटक का संकलन किया था, ये हुआ था तीसरे वाले में। और चौथा वाले में क्या हुआ कि ये जो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्प्यूट हुआ था, यहाँ पे फाइनली अलग हो गया, कौन कौन, तो हीनयान और आपका महायान। अब ये दोनों कहाँ से आया, तो जो स्थविर था आगे जाके क्या बन गया, हीनयान, और महासंघिक था वो आगे जाके क्या बन गया, महायान। अब यहाँ से एक भी ऐसा फैक्ट नहीं बचा जो आपको नहीं पता है, मतलब इस टॉपिक से। अब यहाँ पे आप चाहो तो कुछ भी बना सकते हो। क्वेश्चन था आपका इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का कश्मीर में आयोजन किया, तो हम लोग चतुर्थ वाला देख चुके थे, कौन किया था, तो आपका कनिष्क किया था, ठीक है। कहाँ किया था, कश्मीर में किया था, पहली सदी में हुआ था, किस वंश का था, कुषाण वंश का था, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखना, कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तो कोसी, इसको बिहार में क्या कहा जाता है, तो बिहार का शोक, बिहार का शोक किसको कहा जाता है, कोसी नदी को। वहीं देखिएगा बंगाल का शोक, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका दामोदर नदी को, ठीक है, दामोदर नदी। बंगाल में, नेपाल में, ठीक है, आपका कोसी नदी को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं सप्त कौशिक, क्या कहते हैं, सप्त कौशिक। वही बात करते हैं अगर बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में अगर बात करते हैं गंगा का, गंगा को क्या कहा जाता है, तो गंगा को कहा जाता है आपका पद्मा। वहीं बात करते हैं ब्रह्मपुत्र को, तो ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है जमुना, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र का देखिएगा चीन में या तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो सांगपो कहा जाता है, सांगपो। और वहीं बात करिएगा हमारे अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, किसको, तो ब्रह्मपुत्र को ही, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, ठीक है। चलिए इतना देखें, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, भारत और बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई कितनी है। भारत का सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगता है, तो ये लगता है आपका बांग्लादेश से ही लगता है, और कितना लगता है, तो 4096 किलोमीटर। वहीं अगर सबसे कम का बात करता है तो अफ़गानिस्तान से लगता है,
अफ़गानिस्तान से, और ये कितना लगता है 106 किलोमीटर। वहीं अगर बात करते हैं सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे चाइना से लगता है और कितना सा लगता है, तो 3488 किलोमीटर। वहीं बात करते हैं थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे पाकिस्तान से लगता है और इसे कितना लगता है 3323 किलोमीटर। ठीक है, और भी देखिएगा जैसे और आपका पूरा लंबा क्रम चला जाता है। बचपन में ऐसे ही करके बचपन में बीए पास, बचपन में बीए इस टाइप सबसे कम किसे लगता है अफगानिस्तान से, और सबसे ज़्यादा किसे लगता है बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर, चाइना से 3488 किलोमीटर लगता है, पाकिस्तान से बात करें तो 3323 लगता है। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, जुते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? तो ये क्या हो जाएगा आपका कालीबंगा। ठीक है, जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। कालीबंगा है कहाँ? तो ये है आपका राजस्थान में, और किस नदी के किनारे है? तो ये है आपका घग्घर नदी के किनारे, घग्घर नदी। ठीक है, इसी को याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करते हैं कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का? तो ये है आपका मोहनजोदड़ो, जो अब कहाँ चला गया? अब चला गया आपका पाकिस्तान में। सबसे पहले खुदाई किस राज्य की हुई थी, किस शहर की? 1921 में हड़प्पा का हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। ठीक है, चनहुद्रो के बारे में बात करते हैं तो देखना 3 एरिया तो पाकिस्तान में ही हो जाएगा यहाँ पर का, जैसे ये भी देखो पाकिस्तान में चला गया, ये भी पाकिस्तान में, और चनहुद्रो ये भी कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आयोडीन का। ठीक है, किस चीज़ का हो जाएगा? आयोडीन का। वहीं पे देखिएगा अगर बात करते हैं ब्रोमीन के बारे में, तो तरल रूप में ये क्या है? अधातु। ठीक है, अधातु जो है एकमात्र, और वो किस रूप में होता है? तो तरल, मतलब लिक्विड फॉर्म में, तरल रूप में। वहीं बात करिएगा क्लोरीन का, तो हम लोग देखे थे पानी में जो जहाज बनता है वो किस वजह से बनता है? क्लोरीन की वजह से बनता है। जीवाणु को मारने में किसका प्रयोग होता है? तो क्लोरीन का प्रयोग होता है। चलिए ठीक है, आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17, बाल्टिक देश, यहाँ पे राज्य नहीं होगा, बाल्टिक देश, बाल्टिक देश में कौन सा देश शामिल नहीं है? ऐसा क्वेश्चन आता है। अब देखना तो क्या हो जाएगा? एस्टोनिया आता है, एस्टोनिया, लातविया और आपका लिथुआनिया, मतलब पोलैंड शामिल नहीं होगा। बाल्टिक देश क्या है? तो यूरोपीय कंट्री में आपका, यूरोप में उत्तरी यूरोप का कुछ देश का कंट्री, मतलब कुछ देश का ग्रुप, जिसको क्या कहा जाता है? तो वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला गैस है वेल्डिंग, इसमें क्या प्रयोग होता है? तो देखना इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। एसिटिलीन का हम लोग कल भी देखे थे, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो C2H2, और क्या? तो कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? एसिटिलीन का होता है। वहीं अगर बात करते हैं नेचुरल ढंग से, तो नेचुरल ढंग से हो जाएगा आपका एथिलीन। ठीक है, और ये क्या है? तो ये है आपका पादप हार्मोन, एथिलीन पादप हार्मोन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेल्सियस में निम्न में से क्या होगा? कल देखे थे हम लोग, क्या था आपका फॉर्मूला? F-32/9 बराबर C/5। निकालना क्या है? दिया हुआ क्या है? तो फ़ारेनहाइट दिया हुआ है और हम लोग को निकालना है सेल्सियस। तो देखना यहाँ पे फ़ारेनहाइट का मान कितना है? 104। 104 में से पहले 32 माइनस करना, तो क्या हो जाएगा? 72। ठीक है, अगर यहाँ पे 72 लिखते हैं तो 9 8 72, तो C बराबर उधर चला जाएगा, C बराबर क्या हो जाएगा? 40। तो 40 डिग्री सेल्सियस, हाँ, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस। अगर इसी को हम लोग को कैल्विन में निकालना है तो इसमें क्या करेंगे? 273 ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? कैल्विन का निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आइएगा क्वेश्चन नंबर 20 में। देखना, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम से, मतलब आपको सही तरह से दर्शाना है कि पहले कौन सा घटना हुआ था और उसके बाद फिर कौन सा घटना हुआ था। यहाँ पे देखना, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा किसान और अहमदा मिल हड़ताल। सबसे पहले बात याद रखना कि आपका चंपारण सत्याग्रह जो है, इसमें गांधी जी का क्या ये पहला सत्याग्रह था? तो पहला तो नहीं कहोगे, ऐसा कह सकते हो कि भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो ये था आपका चंपारण सत्याग्रह। और ये कब हुआ था? तो 1917 में,
ठीक है 1917 में। और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल का क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा था। वहीं बात करते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। देखना तो ये कब आया था 1919, और इसको क्या बोला जाता है, तो बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट को ही कहा जाता था ना। और इसी के विरोध में क्या हो गया था, तो इसी के बाद तो आपका वो जलियांवाला बाग हत्याकांड का इंसिडेंट हुआ था। आगे देखना खेड़ा किसान आंदोलन, तो ये आपका 1917 में हुआ था, 1918 में हुआ था। वहीं बात करते हैं अहमदाबाद मिल हड़ताल, अब ये कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो देखना अहमदाबाद पड़ता है आपका गुजरात में, और खेड़ा कहाँ पड़ता है, तो ये भी आपका गुजरात में ही पड़ता है। ठीक है, और ये भी आपका गुजरात में। वहीं बात करते हैं चंपारण, तो ये हमारे बिहार में। ठीक है, अब देखो कि दो ठो आपको आ गया 1918 वाला। अब इसमें देखिएगा क्या होगा, तो देखना सेम क्वेश्चन। ठीक है, आपका ये सेम क्वेश्चन कहाँ पूछा हुआ था, तो बिहार SI में पूछा हुआ था, खेड़ा वाला और आपका ये वाला अहमदाबाद वाला। अब कन्फ्यूजन होगा, अब देखो हम लोग ऑप्शन मिलाते हैं। पहले देखिएगा, सबसे पहले 1917 मतलब चंपारण, तो पहले 2 वाला आएगा। उसके बाद फिर 1918, देखो 2 ठो दे दिया है। अब क्या होगा कि खेड़ा पहले हुआ था या अहमदाबाद वाला पहले हुआ था, तो अहमदाबाद वाला पहले हुआ था। ठीक है, ये पहले हुआ था और ये इससे बाद हुआ था। उसके बाद फिर आना चाहिए 4, फिर 3, फिर 1। ठीक है, ऐसा ही ऑप्शन और भी था क्या, देखो ये तो बिल्कुल नहीं होता। हाँ, अगर ये आपको डेट नहीं भी पता होगा तो भी आप ऐसा बना सकते हो कि पहले तो आपका 2 आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 दे दिया, 1 है आपका 1919 में, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A। ठीक है, 2, 4, 3, 1 मिला लीजिएगा ऐसे। 1917, 1919, 1918 और 1918। अहमदाबाद वाला पहले हुआ था और उसके कुछ दिनों बाद क्या हुआ था, खेड़ा का हुआ था। सप्ताह वर्ड का आगे पीछे था। क्वेश्चन नंबर 21 में आइएगा, राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत डिटेल में भी जाएगा। सबसे पहले तो आना विधान परिषद क्या होता है, तो जैसे आपका केंद्र में क्या होता है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, केंद्र में क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति। ठीक है, मतलब ये आपका छोटा सदन होता है, निचला सदन होता है, ये आपका बड़ा सदन होता है और राष्ट्रपति मेन होता है। वैसे ही आपका राज्य में क्या होता है, विधानसभा, फिर विधान परिषद और उसके बाद फिर क्या होता है, तो ये होता है आपका राज्यपाल। ठीक है, अब देखो विधान परिषद, अब यहाँ पे क्या है ना कि सिचुएशन ये बनता है कि विधान परिषद हर एक राज्य में नहीं है। कहाँ कहाँ है, तो देखना पहले तो बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और आपका तेलंगाना। ठीक है, इतने सारे मतलब 5-6 जगह हो गया ना, 6 जगह क्या है आपका विधान परिषद है, और बाकी सारे राज्य में विधान परिषद नहीं है। हमारे बिहार में है, और हमारे बिहार में विधान परिषद में कितना मेंबर है, देखो विधानसभा में हमारे बिहार में 243 है, और वहीं बात करते हैं विधान परिषद में तो 75। और जो नीतीश कुमार हैं ये विधान परिषद के ही मेंबर हैं, विधान परिषद से ही CM बने हुए हैं। आगे देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विधान परिषद का चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो 169। ठीक है, विधानसभा कैसे बनता है, जब काम ज़्यादा बढ़ जाता है तो विधानसभा का लोग ही अर्जी देता है केंद्र सरकार में कि विधान परिषद होना चाहिए, काम तो बन नहीं पा रहा है, तो फिर आपका ठीक है विधान परिषद बनता है। और विधान परिषद विधानसभा से कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 40 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब विधान परिषद का सीट 40 से कम नहीं होना चाहिए, और विधानसभा का 1/3 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य को विधानसभा द्वारा चुना जाता है। इसको देखिए याद कैसे रखिएगा, इसको प्रॉपर ऐसे ही याद रखिएगा। देखिए पहले तो 1/3 बांट लीजिए, 1/3, 1/6, 1/12 और आपका यहाँ पे भी लिख लो 1/12। 1/3 किसके द्वारा चुना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका विधानसभा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, विधानसभा के द्वारा। इसके बारे में देखिएगा तो स्थानीय स्वशासन के द्वारा। स्थानीय स्वशासन मतलब क्या, वही जो मुखिया वगैरह गांव का जो हो जाता है वो स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन के मेंबर द्वारा चुना जाता है। 1/6 के बारे में बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है। 1/12 तो ये हो जाएगा ग्रेजुएट इंसान के द्वारा, जो कम से कम 2 साल 3 साल पहले ग्रेजुएट कर चुका हो, मतलब आप क्या कर सकते हैं तो चुन सकते हैं। तो 1/12 हो जाएगा आपका ग्रेजुएट के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे 1/12 याद रखना कि ये हो जाएगा आपका किसके द्वारा, तो शिक्षक के द्वारा। ठीक है, शिक्षक के द्वारा।
कोई भी शिक्षक नहीं, इसका भी अलग क्राइटेरिया होता है। तो इसमें देखो यहाँ पे आपका पूछा हुआ विधान परिषद में कितने सदस्य, विधानसभा द्वारा पूछा हुआ है ना, यहाँ पे आपका कुछ भी पूछ सकता है कि विधानसभा द्वारा, स्थानीय स्वशासन द्वारा, राज्यपाल द्वारा, या फिर आपका ग्रेजुएट पर्सन के द्वारा, या फिर शिक्षक द्वारा कितना मेंबर चुना जाता है। और ऐसे हमेशा फ्रैक्शन में ही पूछेगा। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1/3, 1/6 राज्यपाल द्वारा होता है और 1/12 क्या होता है, तो ये होता है आपका या तो ग्रेजुएट पर्सन हो या फिर आपका शिक्षक रहा हो, ठीक है। और विधानसभा चाहे तो फिर आगे जाके विधान परिषद को खत्म भी कर सकता है। आगे आना क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं। अब देखो बात हो रहा है राष्ट्रपति, ठीक है। हमारी राष्ट्रपति भी कौन है, 15वें नंबर की द्रौपदी मुर्मू। अब देखो कि सबसे पहले तो राष्ट्रपति बनने का योग्यता, जैसे अगर हमको जॉब करना है, अगर हमको ग्रुप डी में भी जॉब करना है तो उसके लिए पहले आप फॉर्म भरो, 3 साल वेट करो तब जाके आपका एग्जाम होगा, उसके बाद फिर 3 साल वेट करो फिर रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर फिजिकल दो, फिर मेडिकल दो, मतलब उसमें भी आपको इतना प्रोसेस करना पड़ेगा ग्रुप डी का भी जॉब के लिए। लेकिन अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो सबसे पहले बात आप भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। भारत का नागरिक, पढ़ा लिखा हो नहीं हो फिर भी चलेगा, ठीक है, मतलब नहीं पढ़े लिखे हो फिर भी चलेगा, अंगूठा छाप हो तो भी। दूसरा, ठीक है, पढ़ा लिखा हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 35 साल का उम्र पूरा कर लिया हो, 35 साल का उम्र पूरा कर लिया हो, तब तो हर एक आदमी बन सकता है राष्ट्रपति, फिर इतना जॉब निकालने का क्या ज़रूरत है, ठीक है, ठीक है। तब तो इतना तो देखो, अगर बस क्राइटेरिया इतना रहे तब तो हर एक आदमी 35 वर्ष का जो हो गया वो तो एलिजिबल हो जाएगा कि सीधा वो राष्ट्रपति का ही फॉर्म भरेगा। और क्या, एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना, लोकसभा सदस्य का मेंबर बनने योग्य हो, का मेंबर बनने के योग्य हो, ठीक है। अभी तक तो पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई भी राष्ट्रपति बन जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे बनने भी नहीं बोला, बनने के योग्य मतलब उतना क्राइटेरिया हो। और लोकसभा मेंबर आप कैसे बनोगे, तो कम से कम 25 साल आपका कंप्लीट हो गया हो, भारतीय नागरिक रहे हो, ठीक है, इससे आप क्या बन सकते हो, लोकसभा मेंबर। तो अब बताओ, तो हर आदमी राष्ट्रपति ही क्यों नहीं बन जाता, बस क्राइटेरिया इतना है। अब देखो, अब सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। अब ये क्या मतलब हुआ, मतलब मान लो कि हम राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो 50 आदमी ऐसा हो जो मेरे नाम का अर्जी लगाए, निर्वाचक मंडल के पास जाए, निर्वाचन आयोग के पास जाए और मेरा नाम दे कि हम चाहते हैं कि ये राष्ट्रपति बने, ठीक है। तो ऐसा भी 50 आदमी हमको मिल जाएगा जो मेरे नाम का जाकर बोले, क्योंकि अगर हम राष्ट्रपति बनते हैं तो मैं भी, उसको भी तो फ़ायदा होगा। दूसरा, और 50 आदमी ऐसा हमको मिल जाए जो वो जा कर के बोला कि हम चाहते हैं कि ये आदमी राष्ट्रपति बने, इसका सपोर्टर हो जाए। मतलब टोटल अगर 100 आदमी मेरे पास होता है तो हम राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये भी तो पॉसिबल है ना कि किसी को भी मिल जाएगा ये। तो अब क्या है कि ये जो आपका 50 आदमी यहाँ से और ये जो 50 आदमी यहाँ से, ये कहाँ से होना चाहिए, तो ये आपका विधायक और सांसद होना चाहिए। बस यहीं से आम आदमी का खत्म हो गया कहानी। क्या, तो 50 आदमी जो विधायक होगा वो जाकर के आपके नाम का अर्जी लगाएगा कि ये राष्ट्रपति पद पे खड़ा हो, मतलब चुनाव के लिए। और 50 आदमी, दूसरा 50 आदमी, वही नहीं, दूसरा 50 आदमी, दूसरा विधायक, 50 विधायक और भी जाएगा और वो बोलेगा कि हाँ हम इनको जानते हैं, हम इनके सपोर्ट में हैं, ये खड़ी होंगी तो चलेगा। समझ रहे हो। तो वही आपका राष्ट्रपति बनने के लिए इतना ही क्राइटेरिया चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर 50 और 50, ठीक है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। वहीं पर बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति वाले में भी सारा सेम यही कंडीशन होता है। और यहाँ पे प्रस्तावक और अनुमोदक कितना चाहिए, तो 20 और 20, ठीक है। देखो एक चीज़ और याद रखना, लोकसभा मेंबर होने के लिए कितना उम्र चाहिए, 25, राज्यसभा मेंबर होने के लिए 30 और राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए 35। सेम चीज़ यहाँ भी है। ये देखो, ये लोकसभा का और आपका विधानसभा का, ये राज्यसभा का और विधान परिषद का, ये राष्ट्रपति का और ये आपका राज्यपाल का उम्र का क्राइटेरिया हुआ। चलिए आइएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नांकित में से कौन सा देश सार्क में शामिल नहीं है। सार्क क्या है, तो देखना, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन स्थापना कब हुआ था, तो देखना 1985 में, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है, तो ये है आपका काठमांडू में, ठीक है, नेपाल में। बात करते हैं इसके मेंबर के बारे में। तो देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका म्यांमार, ठीक है। अब देखो कौन कौन सा है, तो नाम ही लिख लेना, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। और देखना पहले अपने देश में सटा हुआ देश को ले लो, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, उसके बाद देखिएगा मालदीव,
मालदीव, श्रीलंका। ठीक है, इतना सारा क्या है, सार्क का मेंबर है। मतलब टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 मेंबर है। और कौन नहीं है इनमें से, तो इनमें से आपका म्यांमार सार्क का मेंबर नहीं है। भारत है, तो हाँ भारत था। आगे देखना, अब देखो यहाँ पे क्या है, फिर से मिलाने वाला है। अब क्या है, तो ये है आपका राष्ट्रीय उद्यान और ये है आपका राज्य। देखिएगा बांधवगढ़ कहाँ है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। बांदीपुर तो ये है आपका कर्नाटक में। और गिर कहाँ है, तो ये है आपका गुजरात में। और रेहला कहाँ है, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। ये सारा क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। देखो कैसे याद रखना, बांधना, कोई भी चीज़ हम लोग कहाँ पे बांधते हैं, बीच में बांधते हैं, तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। बांदीपुर मतलब बंद करना, कान को बंद कर लेना, कुछ गंदा नहीं सुनना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक। बाकी दो आप याद रखना और इसको मिला लीजिएगा कि आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो 1936 में। ठीक है, इसका नाम क्या था, हेली राष्ट्रीय उद्यान, हेली नेशनल पार्क। और कहाँ बनाया गया था, ये बनाया गया था आपका उत्तराखंड में। ठीक है, बाद में इसका नाम क्या हो गया था, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। और अब इसका नाम क्या हो गया, रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पे इसको मिला दिया गया है, इसका आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 25, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में कौन सी प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है। देखिएगा करंट अफेयर्स में बताया था ये क्वेश्चन कि ऐसा पूछ लेता है कि कौन सा घास पे होता है, कौन सा मिट्टी पे होता है, क्ले पे होता है, कोर्ट पे होता है। और हम लोग इसका ट्रिक भी याद किए थे, क्या, तो अफवाह। ठीक है, सबसे पहले होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है आपका फ्रेंच ओपन, फिर होता है आपका विंबलडन ओपन, और फिर होता है आपका अमेरिकन ओपन या फिर इंग्लिश में कहो यूएस ओपन। ये जो पहला वाला और लास्ट वाला था, ये कहाँ पे खेला जाता था, तो ये हार्ड कोर्ट पर। ठीक है, ये वाला था तो ये आपका क्ले पे खेला जाता था, मतलब मिट्टी पर। और विंबलडन जो था आपका ग्रास पर खेला जाता था, मतलब घास पर। ठीक है, आंसर देखना क्या हो जाएगा, विंबलडन। ठीक है, और अभी सबसे ज़्यादा ये ग्रैंड स्लैम जीतने वाले इंसान कौन बन चुके हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। करंट वाली वीडियो में बताया गया, टोटल 23 जीते हुए हैं। चलिए आगे आइएगा, निम्नांकित में से किसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। ठीक है, ये टाइटल किसको मिला हुआ है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। खुदीराम बोस के बारे में देखें हम लोग कि 11 अगस्त 1908 को क्या हुआ था, इनको फांसी दे दिया गया था। और भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले कौन थे, तो खुदीराम बोस। स्वामी विवेकानंद के बारे में देखिएगा तो इनका बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ करके नाम था। इनके गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। और इन्हीं के नाम पे रामकृष्ण मिशन का स्थापना कौन करवाए थे, यही करवाए थे, रामकृष्ण मिशन। ठीक है, और एक चीज़, विवेकानंद का नाम का रॉक मेमोरियल भी है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। यह है कहाँ, तो यह है आपका तमिलनाडु में, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ये है आपका तमिलनाडु में। और देखिएगा जैसे यहाँ पे भगत सिंह के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, इनके बारे में देखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। तो देखना ये जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा है ना, फेमस भले ही भगत सिंह से हुआ, लेकिन दिया कौन था, तो हजरत मोहानी। ठीक है, मौलाना हजरत मोहानी। आज के समय में हुआ ना कितना नफरत फैलने लगा है हिंदू और मुस्लिम के बीच। उस समय जिस समय हमारा देश गुलाम था, उस समय मुस्लिम और हिंदू के बीच बहुत ज़्यादा एकता था। देखो इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया था, पहली बार यूज कौन किया था, मौलाना हजरत मोहानी। लेकिन इसको प्रयोग सबसे ज़्यादा कौन किया, इनकलाब जिंदाबाद। जिस वजह से कितना लोग को नहीं पता, वो आंसर क्या लगा रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद। किसका दिया, तो भगत सिंह का। नहीं, भगत सिंह का नहीं था, किसका था, तो हजरत मोहानी का था। क्वेश्चन नंबर 27 देखेगा, तुर्की और सीरिया में भूकंप प्रभावित की मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। ठीक है, तुर्की का भारत बहुत हेल्प किया, लेकिन फिर भी तुर्की हम लोग के सपोर्ट में नहीं रहता है, हमेशा पाकिस्तान और चाइना के सपोर्ट में ही रहता है। ठीक है, इस पर देखे थे भारत में जो G20 ग्रुप का बैठक हुआ था, टूरिज्म ग्रुप का नहीं आया था। ठीक है, चलिए आइएगा, तो कौन सा हेल्प किया था, तो ऑपरेशन दोस्त के नाम से क्या भेजा था, ऑपरेशन भेजा था, ऑपरेशन दोस्त। तुर्की और सीरिया में वही बात करते हैं। ऑपरेशन गंगा कहाँ से संबंधित है, यूक्रेन से। जब यूक्रेन में वॉर स्टार्ट हुआ था तो भारतीयों को इसी ऑपरेशन के तहत निकाला गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति, तो ये कहाँ का है, यह आपका अफगानिस्तान में चलाया गया था। और क्यों, तो भारतीयों को बचाने के लिए, चूँकि हमारे देश के बहुत सारे नागरिक वहाँ जाकर के फंसे हुए थे। ऑपरेशन परिवर्तन, ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आगे देखिएगा, जैसे अभी कुछ और भी आया था, ऑपरेशन कावेरी।
ऑपरेशन कावेरी, ये कहाँ से संबंधित था? तो अभी हम लोग देखे थे अफ्रीकी देश सूडान में भी कुछ हिंसा हो गया था, तो वहाँ से भारतीयों को निकाला गया था ऑपरेशन कावेरी के नाम से। वहीं देखिएगा ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन करुणा ये कहाँ से संबंधित है? तो म्यांमार से। तो जो अभी मोचा तूफान आया था, देखे थे ना हम लोग, मोचा तूफान जो आया था उसमें जो मतलब जो हेल्प भेजा गया था वो किस से भेजा था? तो ऑपरेशन करुणा से म्यांमार को भेजा गया था भारत की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 28 में आएगा, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद हमारे कितने वेद हैं? तो 4, ठीक है। कौन कौन सा? तो ये हो जाएगा पहला तो आपका ऋग्वेद, दूसरा आपका यजुर्वेद, तीसरा आपका सामवेद और चौथा आपका अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद। पहला तो क्वेश्चन आ जाएगा कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद को रखा जाता है? तो इन तीनों वेद को रखा जाता है किसमें? तो वेद त्रयी में। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद पर आधारित वेद कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सामवेद, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि देखो ऋग्वेद में जितना भी ऋचा है उसमें से, ठीक है, जैसे देखो इसमें सामवेद में जो भी ऋचा है, ऋचा मतलब क्या हो गया? मंत्र, उसमें से 75 कहीं आप देखोगे 75 मिलेगा, कहीं 99 मिलेगा, मतलब इतना को छोड़ करके बाकी जितना भी है सारा कहाँ से ले लिया गया? तो ये आपका एज इट इज कहाँ से उठा लिया गया है? ऋग्वेद से। और ऋचा मतलब क्या हो गया? मंत्र, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि पूरा का पूरा ये क्या है? तो आपका ऋग्वेद का फोटोकॉपी है, ठीक है। और क्या देखते हैं? तो सामवेद, इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, ठीक है, भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि वो जो सा रे गा मा वाला जो होता है ना वर्ड, वो सबसे पहले कहाँ से मिला है? इसी से मिला है। और याद रखिएगा ये जो आपका सामवेद है इसको पढ़ने वाला क्या कहलाता था? तो उद्गाता, ठीक है। वहीं अगर ऋग्वेद के बारे में देखते हैं, इसको पढ़ने वाला, तो इसको पढ़ने वाला होत्री कहलाता था, ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद क्या था? तो ये था आपका आयुर्वेद, ठीक है। इसका उपवेद क्या था? तो ये था आपका आयुर्वेद। और इसका उपवेद क्या था? तो इसका उपवेद हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा आपका गंधर्व वेद, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से लाई गई किस मादा चीता की मौत हो चुकी है? ठीक है। अब देखना यहाँ पे अभी हाल ही में किसका मौत हुआ था? तो दक्षा का, जो आपकी फीमेल थी, ठीक है। यहाँ पे मेल उदय का भी डेथ हो चुका है और शाशा इसका भी डेथ हो चुका है। टोटल हम लोग देखे थे कि 6 चीता का डेथ हो चुका था, जो कि 3 तो आपका यंग था और 3 आपका क्या था? तो शावक था, मतलब तुरंत इसका जन्म ही हुआ था। अगर बात करते हैं चीता के बारे में, तो भारत में विलुप्त कब घोषित किया गया? 1952 में। पहली बार कब लाया गया? तो 17 सितंबर 2022 को। और कहाँ से लाया गया? तो नामीबिया से लाया गया था। और कहाँ रखा गया था? तो यहीं रखा गया था मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 2023 में फरवरी में, ठीक है, 2023 फरवरी में यहाँ से कितना लाया गया? 12, और यहाँ से लाया गया था 8। इसको भी कहाँ रखा गया? तो इसको भी रखा गया आपका कहाँ? तो कूनो नेशनल पार्क में, जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर लास्ट, नेत्रदान में दाता मतलब डोनर का, नेत्रदान में डोनर की आँख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? ऑप्शन है आपका कॉर्निया, लेंस, रेटिना या पूरी आँख। तो क्या पूरा आँख निकाल के दे दिया जाता है? बिल्कुल नहीं, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया को निकाल करके दान में दिया जाता है। बात करते हैं लेंस के बारे में, तो हमारे आँखों में कौन सा लेंस होता है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तल लेंस, ठीक है। वहीं बात करते हैं रेटिना, तो रेटिना क्या होता है ना, जैसे कि ये अगर हमारा आँख है इस टाइप से, मतलब ठीक है, तो ये जो होता है ना यहाँ पे, इसी पे आकर के रेटिना पर क्या होता है? इसी को रेटिना कहते हैं। रेटिना पे आकर के फिगर बनता है, जो भी हम लोग को दिखाई पड़ता है उसका फिगर कहाँ बनता है? तो ये हमारे रेटिना में ही बनता है, ठीक है। चलिए हमारे यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, ठीक है।